तो गुड इवनिंग। माइटोकॉन्ड्रिया कोचिंग इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, अपन कहाँ थे? तो अपन सेल चैप्टर पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? सेल चैप्टर। ठीक है। जिसमें अपन ने क्या क्या कवर कर लिया था? जिसमें अपन ने कोशिका के बारे में पढ़ लिया था कि कोशिका क्या होती है। तो जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई किसको कहते हैं? तो कोशिका को कहते हैं ना। अपने किसी भी जीव के जीवन की शुरुआत किससे होती है? तो कोशिका से होती है ना। और दूसरा अपन ने क्या पढ़ लिया है? कोशिका की खोज के बारे में कि कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। और कब की थी? सन 1665 में की थी। ठीक है। किसमें की थी? एक वो ओक प्लांट में की थी, है ना। वो ओक प्लांट में से उन्होंने ओक प्लांट की छाल निकाली और छाल में उनको क्या मिला? एक कार्ग उत्तक, है ना। उस कार्ग उत्तक को उसमें उन्होंने किस में देखा? तो उन्होंने अपने बनाए गए माइक्रोस्कोप में देखा, है ना। और माइक्रोस्कोप में देखने के बाद उनको वो संरचना कैसी नजर आई? तो एक मधुमक्खी के छत्ते के समान नजर आई, है ना। जिसको उन्होंने क्या नाम दिया? सेलुलाइन नाम दिया, है ना। और जो रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका खोजी थी वो कैसी कोशिका थी? तो एक मृत कोशिका थी। ठीक है। और हाँ, जो जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो एंटोइन लियोनोव ने की थी, है ना। और उसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा था कि सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका या फिर कोशिका के आकार के बारे में अपन ने पढ़ा था कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा, है ना। और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। तो मेरे ख्याल से आपको दो लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। और आज आज का अपना टॉपिक क्या रहेगा? जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, आज का अपना टॉपिक प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, है ना। क्या रहेगा? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, है ना। तो आज अपन किसके बारे में अध्ययन करेंगे? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो थोड़ा सा अपन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में जान लेते हैं कि आखिर प्रोकैरियोटिक कोशिका कहाँ से आई है ना। तो एक वैज्ञानिक थे, है ना, जिनका क्या नाम था? आर एच विटेकर। क्या नाम था? आर एच विटेकर, है ना। उन्होंने क्या दिया था? तो उन्होंने 5 जगत वर्गीकरण दिया था। आर एच विटेकर ने क्या दिया था? 5 जगत वर्गीकरण दिया था। जिसमें उन्होंने 5 जगत दिए थे ना। और वो 5 जगत कौन कौन से थे? एक मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, एनिमिलिया और प्लांटी। कौन सा? मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया, है ना। जिसमें से प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को किसमें रखा गया है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को मोनेरा जगत के अंतर्गत रखा गया है ना। कौन से वैज्ञानिक थे? आर एच विटेकर। एक मिनट। कौन से वैज्ञानिक थे? आर एच विटे आर एच विटेकर, है ना। जिन्होंने क्या दिया था? 5 जगत वर्गीकरण, है ना। क्या दिया था? 5 जगत वर्गीकरण, है ना। जिसमें उन्होंने कौन कौन से जगत दिए थे? उन्होंने सबसे पहला जगत कौन सा था? मोनेरा। दूसरा प्रोटिस्टा। फंजाई, प्लांटी और लास्ट एनिमेलिया। ना। और इन पांचों जगत का अपन डिटेल में अध्ययन किसमें करेंगे? जीव जगत में करेंगे ना। किसमें करेंगे? जीव जगत में करेंगे ना। और जो आर एच विटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण दिया, ठीक है। तो उन्होंने 5 जगत वर्गीकरण में मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया, है ना। अब उनमें से 5 जगत वर्गीकरण में जो अपन जिस बारे में आज पढ़ेंगे किसको? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं या फिर पुरातन कोशिकाओं को किसमें रखा गया है? तो मोनेरा जगत के अंतर्गत रखा गया है ना। इसमें कौन सी कोशिका आती है? प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक कोशिका किसके अंतर्गत आती है? मोनेरा जगत के अंतर्गत, है ना। बाकी ये 4 जगत किसके अंतर्गत आते हैं? ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत आते हैं ना। यूकैरियोटिक के अंतर्गत कौन आते हैं? कौन कौन से जगत? ये चारों जगत, है ना। अब ये हो गई। अब जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है ना, या फिर अपन मान सकते हैं जो मोनेरा जगत है ना, उनमें कौन कौन से जीव आते हैं ना। तो
प्रोकैरियोटिक मोनेरा जगत या फिर प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत एक तो जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा जो कि सबसे छोटी कोशिका है। क्या है? सबसे छोटी कोशिका क्या है? माइकोप्लाज्मा, है ना। और नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल क्या है? नील हरित शैवाल, है ना, जिनको अपन क्या कहते हैं? साइनोबैक्टीरिया। ठीक है। और एक और हो जाएगा पीपीएलओ, पीपीएलओ या फिर प्लूरो निमोनिया समझू। ठीक है। तो इनको कौन से जगत के अंतर्गत रखा गया है? इन जीवाणुओं को कौन से जगत के अंतर्गत रखा गया है? तो मोनेरा जगत के अंतर्गत इनको रखा गया है ना। ठीक है। अब जो नीलहरी शैवाल है, ये सब पृथ्वी पर सबसे पहले जीव थे जो जिन्होंने क्या किया था? तो प्रकाश संश्लेषण किया था। जिन्होंने क्या किया था? प्रकाश संश्लेषण। तो सबसे पहले फोटोसिंथेसिस किसने किया था? नीलहरी शैवाल ने, है ना। और जो है ना, तो इनको किस नाम से जानते हैं? साइनोबैक्टीरिया। और जो ये पीपीएलओ है या फिर प्लूरो निमोनिया समजीव, है ना, जो इसके लक्षण है ना बच्चों, बिल्कुल निमोनिया के समान होते हैं। कैसे होते हैं? बिल्कुल निमोनिया के समान होते हैं। इसलिए इनको क्या कहते हैं? पीपीएलओ। क्या कहते हैं? पीपीएलओ। ठीक है। अब मेरे ख्याल से आपको इतनी बातें मेरी समझ में आ गई है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है। तो एक वैज्ञानिक थे, है ना, जिसका क्या नाम है? आर एफ विटेकर, जिन्होंने क्या दिया? 5 जगत वर्गीकरण दिया, है ना। और उन 5 जगत वर्गीकरण में कौन कौन सी जगत है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लैंटी और एनिमेलिया, है ना। जिसमें से प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को कौन सी जगत में रखा गया है? तो मोनेरा जगत में रखा गया है ना। और मोनेरा जगत में कौन कौन से जीव आते हैं? तो जीवाणु, माइकोप्लाज्मा जो कि सबसे छोटी कोशिका होती है, और नीलहरी शैवाल जो कि पृथ्वी पर सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण किसने किया था? तो नीलहरी शैवाल, जिसको क्या कहते हैं अपन? साइनोबैक्टीरिया। और एक कौन से आते हैं? पीपीएलओ या फिर फ्लोरो निमोनिया समझो, जिसके लक्षण किसके समान होते हैं? तो निमोनिया के समान जिसके लक्षण होते हैं। तो मोनेरा जगत के अंतर्गत कौन आता है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं आती है। कौन आता है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं आती है नहीं। और मोनेरा जगत के अंतर्गत किसको किसको रखा गया है? तो जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, नीलहरी शैवाल या फिर साइनोबैक्टीरिया, है ना, और पीपीएलओ, है ना, या फिर प्लूरोनिमोनिया समजीव को किसके अंतर्गत रखा गया है? तो मोनेरा जगत के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है। अब ये हो गया। अब अपन बात कर लेते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के आकार की। क्या कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का आकार कैसा होता है? ठीक है, एक मिनट। चलिए, तो अपन किसकी बात कर लेते हैं कि आखिर प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का आकार कैसा होता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका आकार में कैसे होती है? भिन्न भिन्न होती है ना। कैसी होती है? तो भिन्न भिन्न होती है। चलिए, प्रोकैरियोटिक 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 कोशिकाओं का आकार ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका आकार में कैसी होती है? तो भिन्न भिन्न होती है ना। तो सबसे पहला आकार प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, सबसे पहला आकार क्या होता है? तो सबसे पहला आकार आ जाएगा डंडाकार, है ना। कौन सा? डंडाकार, या फिर इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? क्या बोलते हैं? बेसिलस, है ना। क्या आता है? बेसिलस। दूसरा कौन सा आकार है? तो गोलाकार, है ना। इसको इंग्लिश में कोकस, क्या कहते हैं? इंग्लिश में कोकस। और तीसरा आकार क्या है? तो कोमाकार,
या फिर कोसाकार है, कोमा या फिर कोसा, कोसाकार है ना, जिसको इंग्लिश में विब्रियो क्या कहते हैं, विब्रियो। और लास्ट आकार है सर्पिल या फिर स्पाइरिलम, है ना, स्पाइरिलम, है ना। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के आकार कैसे होते हैं, एक तो डंडाकार या फिर बेसिलस, गोलाकार यानी कि कोकस, कोमाकार यानी कि कोसा या फिर विब्रियो, और लास्ट कौन सा हो जाएगा, सर्पिल या फिर स्पाइरिलम, है ना। जो डंडाकार आकार होता है वो कौन से जीवाणु को होता है, जो अपन दूध से दही बनाते हैं। जब अपन दूध से दही बनाते हैं तो उस दूध से दही बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो एक बैक्टीरिया होता है, कौन सा, दूध से दही बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस, है ना, जो कि दूध से दही बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये कौन सा बैक्टीरिया होता है, एक बेनिफिशियल बैक्टीरिया होता है ना, कौन सा, लैक्टोबैसिलस, जिसका आकार कैसा होता है, तो बिल्कुल इस आकार में। जब अपन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो अपन को लैक्टोबैसिलस का आकार किस किस प्रकार दिखाई देता है, तो इस प्रकार बिल्कुल डंडे के आकार का ये अपन को आकार दिखाई देता है ना। और ये क्या बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो दूध से दही बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो कौन सा, किसके आकार दंडाकार होता है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु का, है ना, लैक्टोबैसिलस जीवाणु का। अब गोलाकार, जो कि के आकार गोलाकार है ना, इनका आकार कैसा होता है, तो बिल्कुल गोलाकार का, है ना। और इसमें कौन सा, मतलब कौन सा जीवाणु आता है, तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, स्ट्रेप्टो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, है ना, जिसका आकार कैसा होता है, बिल्कुल गोलाकार, गेंद के आकार का। जब अपन माइक्रोस्कोप से देखते हैं ना तो इसका आकार अपन को कैसा दिखाई देता है, बिल्कुल गोलाकार, है ना। और ये क्या कोज करता है, तो ये निमोनिया, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, निमोनिया, निमोनिया जो बीमारी होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। और इसका आकार कैसा होता है, तो बिल्कुल गोल आकार का होता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं विब्रियो या फिर कोसाकार या फिर कोमाकार। अब ये क्या होता है, तो जब अपन हिंदी में ऐसा कोमा लगाते हैं ना, ऐसा बिल्कुल माइक्रोस्कोप में देखने पर इनकी संरचना बिल्कुल ऐसे कोमे के आकार की या फिर कोमे की संरचना कैसी दिखाई देती है, कैसे दिखाई देती है, बिल्कुल कोमा आकार में दिखाई देती है। तो जब ये काय कब, मतलब मतलब इसमें कौन सा जीवाणु आता है, तो इसमें जो विब्रियो कोलेरी होता है, कौन सा, विब्रियो कोलेरी, इसके लिए रिस्पॉन्स, मतलब विब्रियो कोलेरी का आकार कैसा होता है, बिल्कुल कोमाकार होता है। जब अपन इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो अपन को विब्रियो कोलेरी का आकार कैसा दिखाई देगा, जो एकदम कोमे का आकार का दिखाई देगा, है ना। जब अपन दूषित पानी और दूषित भोजन का जब अपन सेवन करते हैं ना, और जो उल्टी दस्त की समस्या होती है, तो वो किसके कारण होती है, विब्रियो कोलेरी के कारण होती है। और जिसका आकार कैसा होता है, बिल्कुल कोमे के आकार का होता है, विब्रियो विब्रियो कोलेरी। ठीक है, अब अपना लास्ट कौन सा आता है, सर्पिल या फिर स्पाइरिलम, जिसका आकार कैसा होता है, बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल सांप के आकार का, कैसा होता है, बिल्कुल सांप के आकार का, है ना। एक मिनट, मैं आपको देख लेता हूँ। चलिए, बराबर दिख रहा है। तो
चौथा आकार कौन सा हो जाएगा, सर्पिल या फिर स्पाइरिलम, है ना, जिसका आकार कैसा होता है, बिल्कुल जो सांप होता है ना या फिर स्नेक, बिल्कुल उसके आकार का होता है ना। जब अपन माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना बेटो इसको, तो अपन को किसकी साइज में कैसी दिखाई देगी, तो बिल्कुल सांप के आकार की दिखाई देगी, है ना। और और इसमें कौन सा मतलब ये बहुत घातक होता है, कैसा होता है, बहुत घातक होता है। इसमें कौन सा बैक्टीरिया रहता है, हेलियो बैक्टीरियम, हेलियो बैक्टीरियम, क्या होता है, हेलियो बैक्टीरियम, है ना। तो ये क्या करता है, ये ये क्या करता है, जब अपन दूषित पानी और दूषित भोजन जब लेते हैं, है ना, और वो मतलब अपने गले से होते हुए कहाँ जाता है, अपने आमाशय में जाता है। और आमाशय में क्या होता है, यूरिया, जो जो ये जो दूषित ये जो बैक्टीरिया वो यूरिया के साथ इंटरेक्ट करता है, तो यूरिया को काय में बदल देता है, तो यूरिया को अमोनिया में बदल देता है। और वो अमोनिया कहाँ जाता है, अपनी पेट की दीवारों में जाता है। और अमोनिया कैसा होता है, बिल्कुल हार्मफुल होता है ना। तो वो अपनी पेट की दीवारों पे क्या कर देता है, घाव पैदा कर देता है ना। मेरे ख्याल से आपको ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का आकार समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का आकार कैसा होता है, तो भिन्न भिन्न होता है। और उसमें कौन कौन से आकार होते हैं, एक तो डंडाकार, गोलाकार, एक कोमाकार और सर्पिलाकार। ठीक है, अब अपने लेक्चर को अपन आगे बढ़ाते हैं और आगे अपन बात करते हैं, है ना। आप थोड़ा लेक्चर को रोक के ये उतार लेना, ठीक है। अब अब अपन बात करते हैं, जो अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर के बारे में, है ना। क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में बेसिकली क्या अंतर है ना। कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को प्रोकैरियोटिक कोशिका क्यों कहते हैं, और यूकैरियोटिक कोशिकाओं को यूकैरियोटिक कोशिका क्यों कहते हैं, ठीक है। तो इधर अपन लिखते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका, इधर आ जाए क्या, प्रोकैरियोटिक, और दूसरा यू यूकैरियोटिक, ठीक है, क्या है, इधर क्या, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका। ये किसकी संरचना है, प्रोकैरियोटिक कोशिका की, और एक ये यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना है, ठीक है। जो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसका एक मेन या फिर ये कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या मिलता है, तो कोशिका भित्ति मिलती है ना, ये इसका मेन लक्षण होता है, सिवा एक को छोड़ के क्या होता है, सभी प्रो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होता है, तो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति होती है, सिवा किसको छोड़ के, तो सबसे छोटा जीव कौन सा है, माइकोप्लाज्मा, उसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, नहीं, सिवाय 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 किसको, माइकोप्लाज्मा को, माइकोप्लाज्मा को, है ना, जिसमें क्या नहीं होती, तो उसमें कोशिका भित्ति अब्सेंट होती है ना, जिसमें कोशिका भित्ति प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। और जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का केंद्रक होता है, जो क्या होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का केंद्रक होता है, वो बिल्कुल सुविकसित नहीं होता, या फिर प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का केंद्रक, कोशिकाओं का केंद्रक सुविकसित प्रकार का नहीं होता, सुविकसित, है ना। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का केंद्र कैसा होता है, तो सुविकसित नहीं होता है, नहीं, या तो सुविकसित होता ही मतलब नहीं होता है, या फिर होता ही नहीं है, या मतलब अपन ये कह सकते हैं न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, अगर प्रेजेंट होता है तो वो विकसित नहीं होता, मतलब विकसित प्रकार का प्रेजेंट नहीं रहता है, और अगर या फिर होगा ही नहीं, ठीक है।
और जो यूकेरियोटिक कोशिका होती है उसमें न्यूक्लियस होता है वो पूरा सुविकसित होता है। और जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उनका केंद्र कैसा होता है, अर्ध विकसित होता है। कैसा होता है, अर्ध विकसित होता है ना, या फिर पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है। ठीक है। और ठीक है। अब और जो इसमें जो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है ना उसमें जो द्रव मिलता है, क्या, कोशिका द्रव्य। और इसमें भी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में क्या मिलता है, कोशिका द्रव्य। ठीक है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें जो भी कोशिका के अंग अंग होते हैं नहीं, या फिर कोशिका अंग जिसको बोलते हैं, इसमें कोशिका अंग, इसमें कोशिका अंग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है ना, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया है ना, हरित लवक, है ना, और गाल्जी कॉइल, या फिर अंतःप्रादवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंत अंतःप्रादवी जालिका है ना, और गोल्जी काय है ना, क्या, गोल्जी काय। गोल्जी काय, ये सभी कोशिकांग किसमें प्रेजेंट होते हैं, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में। और किस वो है ना, और किसमें नहीं प्रेजेंट होते हैं, तो यू जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें कोशिकांग नहीं पाए जाते, सिवाय किसके, राइबोसोम के, सिवाय किसके, राइबोसोम के। जो जो राइबोसोम होते हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका दोनों में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, एक तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं और यूकेरियोटिक कोशिकाओं में भी पाए जाते हैं। ठीक है। लेकिन क्या सर राइबोसोम मतलब दोनों दोनों में समान पाए जाते हैं, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है उसमें 70 राइबोसोम पाए जाते हैं। कौन से राइबोसोम पाए जाते हैं, 70 राइबोसोम पाए जाते हैं। और जो यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती है और उसमें कौन से राइबोसोम पाए जाते हैं, 80 राइबोसोम पाए जाते हैं, है ना। तो सर ये 70 और 80 क्या होते हैं, तो इसका अपन डिटेल में अध्ययन अगली कक्षा में पढ़ेंगे, है ना। अभी अपन केवल इसकी बात करेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कितने राइबोसोम और यूकेरियोटिक कोशिकाओं में कितने राइबोसोम, कितने एस राइबोसोम पाए जाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कितने एस, तो 70 राइबोसोम। और यूकेरियोटिक कोशिकाओं में कितने एस, तो 80 राइबोसोम, है ना। तो सर क्या यूकेरियोटिक कोशिकाओं में प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के समान राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है ना। क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया, क्या, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक होते हैं उसमें भी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के समान 70 राइबोसोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, 70 राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है। ये तो हुई अपनी मतलब कोशिकांग की बात की, मतलब कौन यूकेरियोटिक कोशिकाओं में कौन कौन से कोशिकांग, गाल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, अंतःप्रादवी जालिका या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो डीएनए होता है वो केंद्रक झिल्ली से ढका हुआ हो रहता है। सिवाय, है ना, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें जो आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है वो केंद्रक झिल्ली से ढका हुआ या फिर केंद्रक आवरण से ढका हुआ नहीं होता है ना। और इसमें जो भी कोशिकांग होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, जैसे कि गाल्जी का, अंतःप्रादवी जालिका, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें अब्सेंट होते हैं, सिवाय एक के, जो क्या होता है, राइबोसोम, है ना। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कैसा कौन सा होता है, 70 और जो यूकेरियोटिक कोशिकाओं में कौन सा होता है, 80 है ना। और प्रो यूकेरियोटिक कोशिकाओं में भी 70 राइबोसोम पाया जाता है, लेकिन किसमें, केवल माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में। किसमें, केवल माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो मेरे लाल लाल
रेड कलर से बना रहा ना, वो क्या है, राइबोसोम, जो कौन से होते हैं, तो 70S। ठीक है, ये हुई कोशिकांग की बात। अब एक और अनुवांशिक पदार्थ या फिर जेनेटिक की बात करते हैं अपन, जिसका क्या नाम है, प्लाज्मिड। क्या नाम है, प्लाज्मिड। तो अपन एक प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की स्ट्रक्चर बनाते सबसे पहले तो। इसमें ये कुछ इस शेप में होता है, क्या जिसको बोलते हैं जीनोमिक, जीनोमिक डीएनए, है ना। और एक होता है ये, इनको क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड, है ना। ये जो जीनोमिक डीएनए होते हैं ना, ये तो बहुत सारे कार्यों को संपन्न करते हैं। क्या करते हैं, बहुत सारे कार्य कौन करता है, सभी कार्यों को, मतलब जो भी इंपोर्टेंट कार्य होते हैं वो किसके माध्यम से होते हैं, जीनोमिक डीएनए के माध्यम से होते हैं, या फिर आनुवंशिक डीएनए के माध्यम से पूर्ण होते हैं। ठीक है, ये तो मतलब मिलेगा ही, कौन सा, जीनोमिक डीएनए या फिर आनुवंशिक डीएनए। लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका की एक विशेषता होती है कि इसमें जीनोमिक डीएनए के अतिरिक्त एक और आनुवंशिक पदार्थ मिलता है, जिसका क्या नाम होता है, प्लाज्मिड। और जो आकार में कैसा होता है, तो आकार में वो गोलाकार होता है। कैसा होता है, बिल्कुल गोलाकार होता है। तो सर इसका क्या काम, ये एक मिल तो रहा, मन में बात आती होगी, है नहीं, कि सर एक ये मिल तो रहा, इसका क्या काम। तो भाई, अपन एक्टिव हो रहे तो जीवाणु को भी एक्टिव होना पड़ता है। ठीक है, अपन इतनी एंटीबायोटिक वगैरह इतनी पावरफुल खा रहे, तो जीवाणु का अपने अंदर कहीं ना कहीं परिवर्तन लाए, जिसके कारण वो भी बचे रहे, है ना। तो वो क्या करते हैं, प्लाज्मिड या का मुख्य कार्य क्या होता है, जो एंटीबायोटिक्स रहती है, क्या रहती है, एंटीबायोटिक्स के खिलाफ क्या दर्शाते हैं, प्रतिरोधकता दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं, प्रतिरोधकता दर्शाते हैं। ठीक है, तो जो जीवाणु होते हैं वो भी थोड़े अब एडवांस हो अपनी तरह, नहीं तो उनको क्या मरना पड़े। ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं, वो भी एंटीबायोटिक्स के खिलाफ क्या दर्शाते हैं, प्रतिरोधकता दर्शाते हैं। और जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं, एक और आनुवंशिक पदार्थ जिसका क्या नाम होता है, प्लाज्मिड। क्या नाम होता है, प्लाज्मिड। ठीक है, और इसका अपन मतलब डिटेल में अध्ययन अभी अब आने वाले लेक्चर में करेंगे, अब या फिर अगले चैप्टर में करेंगे, सॉरी। ठीक है, अब अपना प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक और पॉइंट रह चुका है, वो क्या है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है या फिर कोशिका झिल्ली होती है, क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन या फिर कोशिका झिल्ली होती है, वो कहीं कहीं पर इसे प्रवर्ध बना लेती है या फिर ऐसी संरचना बना लेती है ना। और इस संरचना को क्या कहते हैं, तो इस संरचना को क्या कहते हैं, मीजोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, मीजोसोम कहते हैं ना। क्या कहते हैं, मीजोसोम कहते हैं। बस इसका यही केवल कार्य है, मतलब जो प्रोकैरियोटिक कोशिका की कोशिका झिल्ली होती है, इसे बीच बीच में से प्रवर्ध बना लेते हैं, जिसको क्या कहते हैं, मीजोसोम कहते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से आज के लेक्चर में आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। और नेक्स्ट लेक्चर में जो थोड़े बहुत प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के, जैसे 70S राइबोसोम क्या होता है और 80S राइबोसोम क्या होता है, के बारे में अपन पढ़ेंगे, और प्रोकैरियोटिक कोशिका के इस टॉपिक को समाप्त करेंगे। तो आज के लेक्चर में अपन इतना ही रखते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।